दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और आज हम बैठे हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। इन्होंने खेत से बॉर्डर तक, बॉर्डर से संसद तक और संसद से किसानों के दिल तक जो है अपना रास्ता बनाया है। बिल्कुल भी समय न लेते हुए ग्रेट न्यूज़ के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश, धन्यवाद साहब, धन्यवाद, नमस्कार जी। तो अगर करंट में अभी किसानों के मुद्दों की मैं बात करूं आपसे, तो और क्या ये जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और यूपी के जो किसान हैं, इनका खेती का साझा मुद्दा है, संयुक्त मुद्दा है, या इनके अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग मुद्दे हैं? देखो, मुद्दे तो ये मौसम और टेम्परेचर के हिसाब से फसलों की बुआई और कटाई होती है जी। ये पूरी हमारी बेल्ट एक ही टेम्परेचर की बेल्ट है और ज़्यादातर यहाँ धान, गन्ना और गेहूँ जी। ये चीज़ पैदा होती है। राजस्थान में चले जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ी सी और अलग हो जाएगी क्योंकि गर्मी ज़्यादा है जी। और मुद्दे सबके सेम हैं। सवाल तो ये है कि फसलों के दाम अगर ठीक मिल जाए, वो कोई भी फसल है जी, वही किसान का इशू है। हाँ जी। कहीं उसी के साथ में पानी का आ जाएगा, पानी कहीं नहरी पानी है वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है, कहीं अगर बिजली से लेंगे हम तो महंगा पड़ता है, कहीं बिजली के रेट क्या है, कहीं क्या है। तो सारे इशू अलग अलग स्टेट के अलग अलग भी होंगे और साझे इशू ये रहेंगे कि एमएसपी गारंटी कानून एक सबका इशू है। तो जो एमएसपी गारंटी कानून है, हम देखते हैं कि जो बड़े व्यापारी हैं जी, जो कॉरपोरेट हैं या बड़े नेता हैं, उनके करोड़ों रुपए के, हजारों करोड़ रुपए के लोन माफ करती है सरकार। तो जब किसानों की बात आती है तो वहां पे इतनी तकलीफ सरकार को क्यों होती है कि एमएसपी इतना बड़ा मुद्दा है कि ये एमएसपी दी नहीं जा सकती? देखो क्या है कि सरकारों की नई पॉलिसी चल रही कि देश में उद्योगपतियों को लेकर आओ जी। किसानों की जमीन छीनने जाए धीरे धीरे, उनके फसलों के दाम ना दो, दाम नहीं दोगे तो उनको कर्जा दो, कर्जा देंगे तो उनकी जमीन जाएगी। ये एक लंबा 30-40 साल का एक प्रोसेस में ये डाल रखा है और महंगाई बढ़ेगी या तो कर्जा लेगा, फसलों के दाम नहीं मिलेंगे, जमीन से नफरत होगी और जमीन जाएगी तो बड़ा व्यापारी जमीन खरीद रहा है। इसका सीधा फार्मूला है, इसीलिए ये एमएसपी गारंटी कानून ने देना चाहते हैं। और अगर अब जो 3 कृषि कानूनों की बात करें हम, तो 3 कृषि कानूनों में इसके पीछे जो मुख्य भूमिका थी, क्या वो अडानी अंबानी की थी या फिर ये अमेरिका और WTA से प्रेरित जो है प्रकरण था पूरा? इसमें मुख्य जो किरदार था इनके पीछे, वो किसका किरदार था? देखो, इंटरनेशनल पॉलिसी है सारी ये जी। और इंटरनेशनल पॉलिसी में बड़ा व्यापारी तैयार करना, किस देश में कौन व्यापारी काम करेगा, ये जुड़े हुए है, वहां से सवाल है। WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, WTO है, गेट है, ये सारे जो समझौते जिस तरह के हो रहे और अमेरिका भी पूरा बर्बादी हुआ है। आज से 50 साल पहले अमेरिका भी हमारे जैसा ही था जी। वहाँ पे खेती होती थी, छोटे किसान थे जी। उद्योग धंधे वहाँ पर छोटे थे, स्मॉल इंडस्ट्रीज वहाँ पे थी, भेड़ पालन, बकरी पालन वो वहाँ पर होता था। लेकिन आज बड़ी कंपनियां वहाँ पर आ गई और छोटा वो बिल्कुल बंद हो गया सारा। आप समय समय पर किसानों के मुद्दे उठाते रहते हो, बड़ी जंग आपने लड़ी है किसानों के लिए, चाहे वो 3 कृषि कानूनों की बात हो या हम यूपी में देखते हैं खासकर जब गन्ना किसान की बात आती है। तो अब जो विश्व भर में जितने भी किसान साथी हैं उनके मन में एक सवाल आता है कि चौधरी साहब जो है, इनका जो सरनेम है, जो गोत्र है, वो बलियान है, लेकिन अपने नाम के साथ ये टिकैत लगाते हैं। तो इस टिकैत के पीछे क्या कहानी है जी? राजा हर्षवर्धन जब राजा हुए जी, उन्होंने पंचायती सिस्टम इजाद राजा हर्षवर्धन ने किया। उन्होंने पंचायती सिस्टम पे काम करा। वो जो खाप पंचायत है, खाप पंचायत भी उन्हीं की देन है। पूरे देश कबीलों में था एक किस्म से, उनने उनको इकट्ठा करा
10 गांव, 20 गांव, 50 गांव, 360 गांव, उनको इकट्ठा करके उनकी व्यवस्था करी कि अपनी व्यवस्था आप खुद देखो। तो ये जो खाप पंचायत सिस्टम है ये उसी टाइम से चला हुआ है जी। और उसी टाइम पे उन्होंने टिकैत की उपाधि दी, अपने ब्लड से टिक्का किया और टिकैत की उपाधि दी। तो इस परिवार को जिम्मेदार मानना। जो रिकॉर्ड है खाप पंचायत का वो हमारे पास में ही है, यहीं बालियान खाप जी। तो ये टिक्के से टिकैत की उपाधि आई, जो तिलक किया गया है खापों की तरफ से जी उन्होंने किया। उससे ये टिकैत की उपाधि आई। तो जैसे बड़े ही सम्माननीय जो आपके फादर साहब थे जी, महेंद्र सिंह टिकैत जी, तो अगर मैं चौधरी साहब की महेंद्र टिकैत जी की बात करूं तो उस समय के जो प्रधानमंत्री होते थे वो किसानों और किसान नेताओं के साथ कुर्सी से कुर्सी मिलाकर बातचीत करते थे, उनको खुशी होती थी, उनकी बात सुनी जाती थी। जी। लेकिन आज की जो राजनीति की मैं बात करूं तो आज राजनीति में इतनी गिरावट जो आई है कि आज प्रधानमंत्री किसानों की बात सुनना पसंद नहीं करते। जो 3 कृषि कानून थे वहां पे किसान इनके एजेंडे में नहीं है जी, इनके एजेंडे में व्यापारी जी, उद्योगपति। हाँ जी, तो जो जिसके एजेंडे में उस पर काम कर रहे हैं जी। और किसान संगठन भी देश में बहुत बन गए। पहले एक दो किसान संगठन होते थे। कर्नाटक में प्रोफेसर नजुंडा स्वामी होते थे, महाराष्ट्र में शरद जोशी और लोग होते थे, इधर टिकैत साहब होते थे, लाखोवाल जी होते थे, हरियाणा में घासीराम जी थे। तो इस तरह से लोग थे। बिजू पटनायक उड़ीसा से थे, बिहार से किसान जी थे। तो इस तरह के जो लोग थे वे थे। उस तरह के जो राजनेता थे वे भी ग्राउंड उससे जुड़े हुए थे। गांव साधते थे जी, गांव की बात करते थे, खेत खलियान मजदूर की, आदिवासी की बात करते थे। आज उस तरह के नहीं रहे, अब उस तरह के नहीं रहे। और अगर किसान नेताओं की मैं बात करूं, जैसे चौधरी चरण सिंह जी हुए थे, चौधरी देवीलाल जी हुए थे, या समय समय पर ऐसे हमारे किसान नेता भी रहे हैं जिन्होंने राजनीति में बहुत अहम भूमिका निभाई है। और आज की स्थिति की मैं अगर बात करूं, खास तौर पर आज जो लड़ाई है किसानों की वो किसान नेता लड़ते हैं। कहीं लाठियां खानी है, केस दर्ज होते हैं, मोर्चा लगाना होता तो किसान नेता लड़ते हैं। लेकिन जब वोट की बात आती है तो हमारा जो समाज है, जो हमारे किसान साथी हैं, वो ये क्यों नहीं समझ पाते कि जो इंसान आपकी सड़क पे लड़ाई लड़ सकता है वो विधानसभा और संसद में भी लड़ सकता है। तो ये जो नैतिक गिरावट आई है लोगों की सोच में, इसके पीछे का क्या कारण है, आप क्या समझते हो इससे? देखो, उस तरह के जो लोग थे वो पॉलिटिक्स में रह के उनकी आइडेंटिटी खुद की थी जी। आज कोई आदमी जाएगा तो उसकी खुद की आइडेंटिटी नहीं, वो किसी न किसी पार्टी के बेस पर जाएगा जी। तो उस पार्टी की विचारधारा क्या होगी उसी पे ही काम करेगा, चाहे वो गांव से चुनकर जाए या शहर से चुनकर जाए, उनकी विचारधारा पर काम करेगा। तो इसीलिए जो पॉलिटिशियन है आज किसान के इशू छोड़ दिए उन्होंने, पार्टी की क्या विचारधारा और क्या उनके इशू है उसी पे वो काम करते हैं। और रहा है कि पॉलिटिक्स में लोग जाए तो जो भी किसान संगठन इलेक्शन लड़ेगा वो इलेक्शन हारेगा जी। कोई किसान संगठन, कोई नेता जो किसान की बात करता है वो इलेक्शन में जाएगा तो हारेगा, वो हारेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि 60% से ज्यादा वोट तो हैं जो किसानों की हैं। किसान की वोट किसान के नाम पर नहीं डल रही जी। किसान तो सब जाति धर्म में, भाषावाद में उसमें बट गया। तो कहीं ना कहीं जो किसानी है, आंदोलन में वो जरूर साथ में रहेगा, हाँ, लेकिन वोट के मामले में वो सब अपनी जाति पे, धर्म पे, भाषा पे उस पर जाएगा। तो ये नैतिक गिरावट जो है कहीं ना कहीं, ये मैं मान लूं इसको नहीं, नैतिक गिरावट इसको कह सकते हैं भाई। जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनके अपने एजेंडे सेट है। हाँ जी। उन्होंने पॉलिटिक्स में धर्मवाद, जातिवाद, भाषावाद उसका प्रोपगंडा ज्यादा चलाया और लोग उसकी तरफ ही वहां चले गए। और जो 3 कृषि कानून के लिए दिल्ली में जो मोर्चा लगा था, एसकेएम का मोर्चा, आज कई साल बीत चुके हैं उसको। और उस रात जो प्रकरण हुआ था कि आपने पूरे देश की, क्या पूरी दुनिया में जो भी किसान हैं उनकी हवा और उनका जो मन है वो बदल दिया था। आज उस प्रकरण को आप
किस तौर से देखते हैं? उस टाइम पे आपके मन में क्या भावनाएं थी, क्या सोचा आपने? हमें तो भावनाएं तो ये थी, तो रोज भावनाएं आत हो रही सबकी। भाई उस दिन भी आत हो रही थी, आज भी आत हो रही। जो सरकार है वो धोखा कर रही है बिल्कुल। आम जनता के साथ में सरकारें धोखा करती है, इसके साथ प्रेशर हाँ जी, का काम करती है। आज प्रेशर का काम करती है। और उसमें आज उस टाइम की हालात भी थी, उस टाइम जग जागरण हुआ, सब लोग उस साथ में खड़े हुए। आज तो उस दिन के बाद तो सरकार किसान संगठनों को तोड़ने पर लगी हुई है। बहुत नए किसान संगठन बना दिए। अब किसान संगठन के खिलाफ अब काम कर रहे हैं। अब सरकार को जरूरत ही नहीं है। अब नए जो किसान संगठन बनाए हैं वो ही एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये जो किसान संगठनों की बात आई है, जो आपने बोला है अभी, हमने कृषि कानूनों के समय एसकेएम जो मोर्चा लगा था उसके समय भी देखा कि जो कुछ लोग हैं एसकेएम के कुछ नेता, उनकी विचारधारा ये थी कि जो किसान आंदोलन है या जो किसान नेता हैं, इनका राजनीति से कोई लेना देना कभी नहीं हो सकता। जबकि कुछ नेताओं से मैं मिला हूं, मैंने बात की है जी, तो उन्होंने ये बात रखी कि अगर आपको ये लड़ाई जीतनी है, यहाँ तक महेंद्र सिंह टिकैत जी की भी बात आई, वो कहते थे कि चुनाव लड़ो, चुनाव हराओ इनको, ये आपका एक मात्र सॉल्यूशन है। तो ये विचारधारा में बदलाव। टिकैत साहब की कभी सोच नहीं रही कि चुनाव लड़े, ना उनका ये रहा कि चुनाव जनता के माहौल पे काम करता है। टिकैत साहब ने हमेशा मूवमेंट को ठीक रखा। आंदोलन से उन्होंने प्रेशर बनाए, पॉलिटिकल सिस्टम से प्रेशर नहीं बनाया। ना जनता कहने से वोट देती। जो वहां लोग बैठे थे दिल्ली में भी, उसको ये समझने लगे कोई कि ये हम चुनाव लड़ेंगे, पार्टी बनाएंगे, ये सब लोग हमारे साथ आ जाएंगे, तो वह भूल थी। वहां हर पार्टी के विचारधारा के लोग थे। वहां जो सरकार में शामिल है उसके भी लोग थे। वे आंदोलन में हमारे साथ रहते हैं, वोट वो सरकार को देते हैं। उस दौरान एक बात चली थी एसी के बारे में, सरकार के लोग कह रहे थे, नेशनल मीडिया भी बोल रहा था कि जो किसान है वो एसी नहीं लगा सकता। तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आज आप आज़ादी के इतने दिन बाद भी आप खुद बोल रहे हो एक तरफ कि किसान एसी नहीं लगा सकता, इसका मतलब किसान गरीब है। तो उसके पीछे वजह क्या है? सरकारें या फिर सरकारी नीतियां? देखो ये तो इनका समय के साथ साथ आज से अगर 30 साल पहले हम जाएं, 20 साल पहले जाएं, तो गाड़ी में अगर किसी ने एसी लगा लिया और शीशे बंद करके चला गया गांव को, तो उसका वो होता था कि भाई इसने तो एसी लगा रखा है और शीशे बंद करके निकल रहा है। तो आज हर आदमी गांव में भी जिसमें भी गाड़ी है वो है, सब एसी है, बगैर एसी की कोई गाड़ी नहीं है, और सब अपना शीशे बंद करके निकले। तो समय के साथ में परिवर्तन होता है। एसी कोई बड़ी चीज नहीं है, एसी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। किसान तो कोई एसी को ये नहीं कि एसी बहुत बड़ा आदमी होगा तो वही लगाएगा, छोटा है वो नहीं लगा सकते। एसी तो भाई लगा लिया, आज गांवों में भी लग रहे हैं, उससे सुकून से आदमी रह सकता है, टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकता है। वो किसान के लिए एजेंडा सेट क्यों किया जा रहा है कि किसान है तो ये गरीब ये कहने में वो है। अगर भाई एसी लगा रखी है, वहां पे धूप है, गर्मी है, तो आदमी कैसे रहता वहां पे? किसान नेताओं पर समय समय पर आरोप लगते हैं राजनीति करने के। और इसमें एक सवाल उठता है कि जब इस देश के खिलाड़ी, नेत्रियां, अभिनेता, बिजनेसमैन, हर कोई चुनाव लड़ सकता है, तो किसान या किसान नेता क्यों नहीं लड़ सकते? ये सवाल उठाने वाले कौन लोग हैं जी? कोई बात नहीं, उन्होंने सवाल तो वे ठीक उठा रहे। हाँ जी, भाई आप या तो आंदोलन करो, उसकी बात रखो, या फिर इलेक्शन में जाओ। ये वहां पे भी उठे बहुत लोग, वहां से भी इलेक्शन लड़ते गए और उनको हार का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि इलेक्शन लड़ना अलग इशू है। हम एक किसान वर्ग की बात कर रहे हैं। जब आप इलेक्शन लड़ोगे तो खाली किसान से आप नहीं जीत सकते, उसके साथ में आप दूसरे वो भी चाहिए, और वो है नहीं आपने, क्योंकि एजेंडा आपने किसान का सेट कर दिया, दूसरे लोग आपके साथ नहीं, तो आप हार जाओगे। आप नेता बहुत बड़े हैं, वहां पे भी जो लोग आए तो वे नेता तो पूरे देश भर में मीटिंग करेंगे, पहचान उनकी पूरे देश भर में बड़े नेता हैं। जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ोगे तो क्षेत्र छोटा होता है, वहां पर उसको घर घर जाना पड़ेगा। अगर किसी भी
किसान संगठन के नेता को चुनाव लड़ना है तो उसका फार्मूला है, उसको देश से को छोड़ना पड़ेगा। जहां से चुनाव लड़े उसको वहां पे छोटा नेता बनना पड़ेगा, उसको उसी क्षेत्र में काम करना पड़ेगा जी। जैसे वो पूरे देश में घूम रहा ऐसे नहीं, उसको छोटा नेता बन के जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा वहीं काम करना पड़ेगा तो जीत जाएगा। अब एक अहम सवाल है मेरा जी, जो मुख्य भारतीय किसान यूनियन के संगठन है अलग अलग राज्यों में, उन संगठनों में कुछ युवा साथी जो है, वो युवा नेता उनको आप बोल सकते हैं, वो काम कर रहे हैं, और जिस जिस क्षेत्र में काम हुआ है या इलेक्शंस हुए हैं जहां पे किसान नेता नहीं जीत पाए या कहीं ना कहीं पब्लिक नहीं समझ पाई उनके विचारों को, तो उन संगठनों के जो युवा नेता हैं वो आजकल जनता से या किसानों से नाराज चल रहे हैं कि भाई इन्होंने हमारा साथ नहीं दिया। तो उन युवा नेताओं के लिए आपका क्या संदेश है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आज। वे चुनाव में जाना ही नहीं चाहिए उनको, और नाराजगी क्यों जनता किसानों से करो? उनके बीच में जब आप गए ही नहीं तो वोट क्यों दे आपको? भाई उनके बीच में अगर जाना है तो पूरा काम छोड़ना पड़ेगा, 5 साल तैयारी करो आप। जिस क्षेत्र में चुनाव लड़ो उस क्षेत्र की सीमा से बाहर मत जाओ, आप चुनाव जीत जाओगे जी। अब नेता बड़े हैं, जाएंगे पूरे देश भर में और चुनाव लड़ोगे आप पर्टिकुलर एक जगह से, वोट तो आपको वही लोग देंगे ना, उनके बीच में आप जाओगे नहीं, इतना समय नहीं है। तो जिसको चुनाव लड़ना 5 साल क्षेत्र की सीमा से बाहर मत जाना, ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, जीत जाओगे। और अगर किसानों के संघर्ष की बात करें 3 कृषि कानूनों की, तो गांव के लोग ज्यादा इतने पढ़े लिखे नहीं है, वो नहीं पढ़ पाते कानूनों को, खासकर कानूनी जो बातें होती हैं। तो कहीं कहीं ये अफवाह भी चलती है कि जो तीनों कानून थे वो अस्थायी तौर पर जो है उनको वापस लिया गया था, वो कभी ना कभी वापस आ सकते हैं। इस बात में कितनी देखो 3 ये इस नाम से तो नहीं आएंगे देश में अच्छा जी ना, इस नाम से रिएक्शन होगा और लोग फिर एकजुट उनके खिलाफ होंगे, लेकिन वो दूसरे तरह से लेकर आ सकते हैं। जैसे बिहार में मंडी, वहां बाजार समिति उसको बोलते हैं, वो खत्म कर दी, मंडी धीरे धीरे खत्म हो रही है, उसकी जो जगह है वो उद्योगपति को उसको दे देंगे, मंडियों की नहीं भर्ती नहीं करेंगे, उसकी बाद में जमीन को बेच देंगे, तो मंडियां खत्म होगी, प्राइवेट मंडी आ गई। जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये है कि व्यापारी अब जमीन खरीद रहा है, तो वो धीरे धीरे जमीन खरीदता रहेगा, तो एक दिन वो आएगा कि बड़ा जो काश्तकार होगा कुछ जमीन और वो ले लगा, तो एक किस्म से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी जी। और उस 3 कृषि कानूनों के समय पे जब वो संघर्ष हुआ था दिल्ली में, किसानों पर आरोप लगे थे, लाठीचार्ज हुआ था, तो किसानों के लिए तो एक रास्ता तय किया गया था कि किसान इस रास्ते से जाएंगे, तो फिर किसान लाल किले तक कैसे पहुंच गए? इसके पीछे क्या कारण? लेके गई सरकार उसको, वो क्या प्रकरण था? वो कैसे? भाई सरकार लेके गई, किसको नहीं पता कि कौन लेके गया उनको लाल किले पे, सरकार लेके गई। तो जो दीप सिद्धू का प्रकरण हुआ था उस समय पे, उसके बाद दीप सिद्धू की जो है वो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है, जांच होनी चाहिए पूरे प्रकरण की, लेकिन कौन एजेंसी जांच करेगी? वो जो अपने वाले बॉर्डर से भी हमको रास्ता दिया और उस रूट पे बैरिकेडिंग लगा दिए जो लिखित में दिया, और दूसरा रूट दिल्ली का रास्ता खोल दिया। नहीं तो ये था कि जो मंदिर है, मंदिर से अक्षरधाम, वहां से नीचे से पुल है, उसके नीचे से कट है, वापसी आ जाएंगे 9 नंबर हाईवे से जाके 24 नंबर से 9 नंबर हाईवे सीधा दिल्ली जाता है, तो उस पर तो बैरिकेडिंग लगा दिया, 9 नंबर खोल दिया जिसमें बीच में कटी नहीं है, तो आदमी दिल्ली जाएगा, कहाँ जाएगा। और अगर किसानों की मुकदमों की लड़ाई की बात करें तो किसानों पे हजारों मुकदमे आज भी दर्ज हैं, आप पे भी कुछ मुकदमे दर्ज होंगे, तो लेकिन जो अजय मिश्र टेनी वाला जो प्रकरण था वहां पे तो सबने देखा है सरेआम कि क्या हुआ है। तो उस टाइम पे हमारी जो सरकारें हैं, जो हमारे नेता हैं, वहां पे कोई मुकदमा, कोई गिरफ्तारी, वहां पे आपको भी जाना पड़ा, बैठना पड़ा, वहां पे आप गए थे लखीमपुर खीरी, तो ये हमारे देश में समान कानून क्यों नहीं है हर किसी के लिए? क्या नहीं, वहां पे मुकदमे लिखे गए वहां पे, और वहां पे फैसला भी हुआ, जिस
वहाँ पर 10 लोग वहाँ पे एसकेएम के भी थे और उनके परिवार के लोग भी थे। सरकार भी दबाव में थी जी। उनके खिलाफ मुकदमे भी हुए, उनकी गिरफ्तारी भी हुई। कुछ लोग इधर से भी गिरफ्तारियां हुई और वो इकट्ठा मुकदमा करा। उसमें 5 लोग किसानों की तरफ से डेथ हुई उनकी और 3 लोग जो दूसरे वाले थे उनकी डेथ हुई। तो सरकार ने पूरा मुकदमा कंबाइन एक जगह कर दिया। वो कोर्ट में भी एक ही जगह मुकदमा चल रहा जी। अब किसानों के बाद अगर हम पहलवानों की बात करें, जो हमारे पहलवान हैं, अभी जैसे साक्षी मलिक जी बैठी थी दिल्ली में, जी जी, इनके साथ भी इनके आरोप हैं कि बृजभूषण जी ने गलत किया। तो वहाँ पे भी आपने पहलवानों को समर्थन दिया, चाहे किसान की बात हो पहलवान की बात हो, आप समर्थन करते हो। अब सवाल ये आता है कि उस प्रकरण में भी जब हमारी बेटियां हैं, जो हमारी लड़कियां हैं, वो जो मेडल लेके आती हैं, तो उस समय पे तो उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार होता है, फोटो भी होते हैं, पूरा शूट होता है कि ये सरकार का मेडल है। लेकिन जब उन्हें कोई परेशान करता है, खासकर सरकार में बैठे हुए लोग उनको परेशान करते हैं, तो उनको सड़कों पे वहां पे बैठ के रोना पड़ता है, उसके बाद भी उनकी सुनवाई नहीं होती। क्या ये राजनीतिक नैतिक गिरावट नहीं है? बिल्कुल नैतिक गिरावट है। सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। और खिलाड़ी एक जाति धर्म एक प्रदेश का नहीं होता, वो देश का होता है जी, बिल्कुल। तो उसका उसी तरह से सम्मान उसका हमको करना चाहिए। वो देश के लिए खेलता है। उस प्रकरण में क्या चल रहा है? बृजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है अभी तक, या फिर वो तो जांच का होगा। उनके वो तो उन्हीं की कमेटी थी, हम कमेटी में नहीं थे जी। और उनकी सरकार से बातचीत चली हुई थी। जो पहलवानों की कमेटी थी, हाँ जी, वो बात भी उन्होंने ही करी, उन्होंने अपना धरना समाप्त करा। हमारा बाहर से उनको सपोर्ट था। बातचीत जो भी है वो उन्हीं से हुई, हमारा बातचीत से कोई संबंध नहीं था जी। तो अभी जो मुद्दा चल रहा है किसानों और पहलवानों के बाद, मैं थोड़ा सा राजनीति की तरफ तो ये जो अभी कश्मीर वाला प्रकरण हुआ है, वक्फ बिल आता है, जो जनता में बात हो रही है, जो आम लोगों में बातचीत है, वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। वक्फ बोर्ड पे बिल आता है, उसका विरोध होता है। उसके बाद ये प्रकरण होता है जो पहलगांव में हुआ है। उसके बाद सिंधु नदी के पानी की बात आती है। पहले मीडिया बोलती है, नेशनल मीडिया, की पानी रोक दिया है। तो जैसे ही आज सोशल मीडिया का जमाना है, ये खबर निकलती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है और ये ज़्यादा समय, लंबे समय तक हम पानी नहीं रोक सकते। उसके बाद नेक्स्ट डे खबर आती है, उसको अलग तरीके से पेश किया जाता है कि पानी रोक के पूरा पानी एक साथ छोड़ दिया गया, अब पाकिस्तान में त्राहिमाम है। तो इसमें मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा तो इसमें कोई रहा नहीं। हमको तो इसकी जानकारी सारे की है नहीं, लेकिन जो सरकारों के फैसले हैं, ये हमारे देश के बाहर के इंटरनेशनल फैसले हैं। इसमें सब सरकारों के साथ में रहना चाहिए। जो भी वो फैसले ले, चाहे वो पानी छूटा नहीं छूटा, ये भावनात्मक इशू हैं सारे। और अगर भावनाएं देश की आम जनता में ठेस पहुंचती है तो उससे स्थिति ठीक नहीं रहती। हमको देश के इशू पे, अगर इंटरनेशनल इशू है, तो हमको साथ रहना चाहिए। फिजिकल रूप से पानी छूट रहा नहीं छूट रहा, सरकार अगर कह रही और जनता मान रही है तो फिर पानी बंद है। अगर फिर सोशल मीडिया पे चल रहा है कि पानी छोड़कर फिर बाढ़ आना दी, उसके साथ में भी ठीक है, क्योंकि वहां हमारा नुकसान हुआ है। तो जो दुश्मन कंट्री है, ये लगता है कि उस पर जिस तरह से भी अटैक हो, वो चाहे वाटर अटैक हो या वो ड्राई अटैक हो, कोई भी अटैक हो, तो उससे आम जनता को राहत मिलती है। तो मेंटली हम प्रिपेयर सबको रहना चाहिए कि हम सरकार के साथ में, इस इशू पे सरकार के साथ में। हमारे इंटरनल क्या इशू है वो एक अलग चीज है। आप अभी जम्मू जाके आए हो, कश्मीर हम गए, उसमें लेह लद्दाख उस साइड में हम थे वहां पे। अभी वहां पे क्या माहौल है, क्या स्थिति है, लोगों की मनस्थिति? उस साइड में तो टूरिस्ट जा रहा है, लेकिन जो श्रीनगर वाला पार्ट है उसमें टूरिस्ट कम है और नुकसान वहां के लोगों को भी है। डर का माहौल वहां पे भी? हाँ, डर का तो है, क्योंकि कश्मीर में डर का माहौल है। जिस तरह से घटना घटी है तो डर का माहौल है।
तो ये जो भावनात्मक मुद्दे आपने बताए हैं कि ये सारे भावनात्मक मुद्दे हैं, तो इसमें जो हमारे लोग मारे गए हैं उन्हीं के साथ में तो जुड़े हुए हैं ना सब। ये भाई सरकार, क्योंकि सरकार करेगी, और इन इशू पे सरकार के साथ में सब लोग हैं कि सरकार को टाइट फैसला ले, क्योंकि जिस तरह से निर्दोष लोग मरे वहां पे, तो उनका दुख पूरे देश को है। और हम सब चाहते हैं कि सरकार कोई कैड़ा फैसला ले जिससे आम आदमी को एक राहत मिले, और उसको लगे कि सरकार ने टाइट फैसला लिया है। अब जनता है, देश की जनता, वो ये प्रेशर बनाना चाहती है कि आप इस घटना के खिलाफ कोई ना कोई सख्त एक्शन लो। परंतु अगर हम सरकार की जवाबदेही की बात करें कि इसके लिए, वहाँ की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है, इसका जवाब कौन देगा, या कोई सामने आके सरकार में से स्पष्ट रूप से स्थिति को साफ करेगा। अगर हम आतंकवादियों की बात करते हैं, वो तो वीडियो बनाते हैं, लेकिन जब हमारे सरकार की बात आती है, जिनको जनता ने इतनी पावर दे रखी है, तो ये उस प्रकरण पे कुछ भी बोलने से इतना हिचकते क्यों है, इतना समय क्यों लगाते हैं? बहुत सी चीजें ये सरकारों की है, किसी भी संगठन की है, किसी की भी है, तो इंटरनल पॉलिसी है, वो क्यों बताएंगे सामने? भाई कोई क्राइम हो गया तो थानेदार हर घंटे बाद उसकी ब्रीफिंग थोड़ा करेगा, या वहां का एसएसपी ब्रीफिंग करेगा, अब मैं ये कर दिया, अब मैं उस गांव में दबिश दी, अब मैंने उस गांव में दबिश दी। अगर वो बताएगा तो सामने वाला सतर्क हो जाएगा। तो ये तो इंटरनल पॉलिसी है, तो ये बतानी भी नहीं चाहिए, ये खबरें टीवी पे भी नहीं आनी चाहिए। ये तो हमारे सेना की ये खुफिया वो रिपोर्टें होती है, सरकार की खुफिया वो होती है, तो ये सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। जितनी हो रही है ये भी गलत है, ये बिल्कुल गलत है, नहीं होनी चाहिए, सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। अब हमारे टैंक जा रहे हैं, हमारी मिलिट्री की क्या एक्शन पोजीशन वहां पे है, हम उसको टीवी के माध्यम से थोड़ा दिखाएंगे कि यहाँ हमारे टैंक लग रही है, हमारा सुरक्षा कवच चाहिए, तो वो सारा ओपन हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। सरकार को ये है कि पब्लिक की भावनाओं की कदर करते हुए पब्लिक की क्या इंटेंशन है उस पर सरकार अपना काम करें जी। इस इशू पर देश उनके साथ में है जी। बिल्कुल। अभी जो रिसेंट जो मुद्दा चला हुआ है, हालांकि मैं किसानों की बात करने आया था, तो ये मुद्दा भी, पानी का मुद्दा भी कहीं ना कहीं किसानों को रिलेट करता है, चाहे वो किसी भी कंट्री के हो। इसमें जो आपने बोला सोशल मीडिया पे और जैसे उसको दिखाया गया, दोनों में बड़ा फर्क है। तो एक बार ये स्थिति आप प्लीज साफ कर दो कि मैंने ये बोला था और इसको ऐसे दिखाया गया है। ये बहुत से सवाल जब प्रेस वाले करते हैं, 20 सवाल। अब पानी की फिजिकल स्थिति क्या है? घाघर दरिया है, उसका पूरा पानी पाकिस्तान जाता है। क्या उसकी रोकने की स्थिति है हमारी? उसके लिए डैम हमारे पास होने चाहिए, ठीक है। नहीं, जो जाता है बाढ़ का पानी, अभी जो बाढ़ आई पहले, वो अंबाला और चंडीगढ़ के बीच में जो पूरा पानी, वो पूरा घाघर दरिया है, उससे वो पूरा जाके गया पटियाला, और पटियाला से फिर आगे वो क्रॉस होता है पाकिस्तान वाले उसमें। क्या उसको रोकने की स्थिति है? तो ये बहुत से सवाल थे ये, ठीक है। जो करना है, देश के बाहर की क्या पॉलिसी है, ठीक है, उसमें हम सरकार के साथ में हैं जी। उसका फैसला वो ले, ना हमको बांध है वहां, या पानी रुक रहा या नहीं रुक रहा, बांध है नहीं है क्या है, क्योंकि खबरें 20 तरह की खबरें आती है, और ना उससे बाहर के, देश से बाहर के किसी भी उस पर बयान देने के हम ना ऑथेंटिक है, ना हमको देना चाहिए बयान। अब क्या निकला होगा, क्या गया होगा, उसकी इतने उसमें हमको तो जानकारी है नहीं। बिल्कुल, उसमें यही था कि पानी कहीं का भी हो, मिलना चाहिए लोगों को, इतना ज्यादा क्यों मिले? जब दुश्मन देश है तो क्यों मिले पानी? ये वो जिसे दूसरे देश को जैसे भी वो करना चाहिए तो करना चाहिए, हमारी पॉलिसी रहनी चाहिए। अभी ज्यादा समय ना लेते हुए जी, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो किसान हैं, और एक अहम सवाल आता है किसानों को लेके यहाँ पे, आप साउथ इंडिया भी गए हो और हमने देखा कि आंदोलन के दौरान और समय समय पर जो हमारे साउथ के किसान हैं, उनका कम रुझान या कम सहयोग देखने को मिलता है। इसके पीछे क्या वजह? नहीं, ऐसा नहीं, कम नहीं है। आप अपने क्षेत्र में सब लोग काम करते रहते हैं,
दुनिया में वैचारिक क्रांति दुनिया की सबसे बड़ी क्रांति होती है। बिल्कुल ठीक है जी। विचार से हम कैसे परिवर्तन कर सकते हैं। अब ये वैचारिक क्रांति तो है कि एक साथ में पूरा देश उन शहीदों के साथ में जुड़ रहा है, ये वैचारिक क्रांति है। बिल्कुल वैचारिक क्रांति। तो वैचारिक क्रांति पूरे देश में है किसानों की, उनकी समस्या है, उनकी भूमि जा रही, फसलों का दाम नहीं मिल रहा, ये सबके जहन में है। और आंदोलन से फायदा ये हुआ कि देश के प्रधानमंत्री हो, देश के गृह मंत्री हो या कोई मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो किसान का नाम जरूर लेते हैं। स्टेज पे जाएंगे तो किसान का नाम देंगे, तो ये बड़ी उपलब्धि है। अपने संगठन को मजबूत रखो, एमएसपी गारंटी कानून की चर्चा करते रहे, अपनी बड़ी मीटिंगें करते रहे। दिल्ली का आंदोलन कब होगा, नहीं होगा, क्या रहेगा, उस पर अपना ध्यान रखें और अपने खेती बाड़ी पर अपना ध्यान रखें, नशे पत्ते से दूर रहे। बिल्कुल। आपने इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद भाई, धन्यवाद।